हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। लिखने के दौरान हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं ताकि लिखने में ज़्यादा आसानी रहे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उस दौरान जो अभिक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पत्तियां वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करती है, जड़ों से जल लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, साथ ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है। इसी को ही हम प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, जल के लिए H2O, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है इसमें ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 और जो गैस निष्कासित होती है O2 और जल का निर्माण होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की छड़ को जब आग में जलाते हैं तो सफ़ेद कलर का चूर्ण बनता है। उसी को अभिक्रिया में लिखना हो तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाती है। सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है श्वेत चूर्ण। इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिकारक, अभिक्रिया के दौरान जो भाग ले रहे हैं उसे कहा जाता है अभिकारक। यहाँ पर ये अभिकारक है। और अभिक्रिया के दौरान जो बनेगा उसे कहा जाता है उत्पाद। ये हो जाएगा उत्पाद। तो अभिक्रिया लिखने पर, किसी समीकरण को लिखने पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। इसी तरीके से ये अभिकारक कहलाएगा और इसे हम उत्पाद कहेंगे। और इसको एक बार तो रासायनिक समीकरण का एक और फायदा ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के दौरान हम ढेर सारी जानकारियाँ शो कर सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की अवस्था कौन सी है, अवस्था को हम समीकरण में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है, उसका टेम्परेचर, दाब क्या है, कौन सी गैस अवशोषित हुई है, उत्सर्जित हुई है, ऊष्मा कितनी उत्सर्जित हुई है, सारी चीज़ें हम समीकरण में शो कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ पता चल सकती है हमें समीकरण के दौरान। जैसे इस समीकरण में आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर G लिखा है। G का अर्थ है गैस और L लिक्विड, गैस द्रव और S मतलब हो जाएगा सॉलिड, ठोस। तो अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, जल लिक्विड द्रव अवस्था में, जो बन रहा है कार्बोहाइड्रेट्स जलीय अवस्था, एक्वा, AQ का अर्थ है जलीय, विलयन। कार्बोहाइड्रेट्स जल के अंदर घुला हुआ है। उत्पाद में जो O2 बन रहा है वो गैसीय अवस्था में है, H2O है लिक्विड अवस्था में। तो समीकरण में हमको ये भी पता चल जाता है जो बन रहा है या जो भाग ले रहा है उसकी अवस्था कैसी है, ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन, इनमें से किस अवस्था में है। इस समीकरण में मैंने शो किया, जैसे यहाँ मैंने S लिख दिया, इसका मतलब ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ये गैसीय अवस्था में है, जो सफ़ेद कलर का चूर्ण बन रहा है वो ठोस अवस्था में। और यहाँ पर हम ये भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या उत्प्रेरक क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, टेम्परेचर, बहुत सारी यहाँ पे प्लस में करके हम ऊष्मा भी शो कर सकते हैं, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, कितनी ऊष्मा निष्कासित हुई है। ढेर सारी जानकारियाँ एक समीकरण में हम शो कर सकते हैं। ये इसका महत्व हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, हम अभिकारक उत्पादों की अवस्था बता सकते हैं, उसमें उत्प्रेरक बता सकते हैं, ताप, दाब, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा, ये सारी जानकारी हम शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण।
संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें यहाँ पे देख सकते हो अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कितना है? 1। बराबर नहीं है। ऑक्सीजन तत्व की संख्या बराबर नहीं है, यानी ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित होने का मतलब होता है अभिक्रिया के पहले जो भी परमाणु है उन परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं अभिक्रिया के पहले कार्बन कितना है? कार्बन केवल यहाँ पर है, कार्बन 1। अभिक्रिया के बाद यहाँ कार्बन कितना है? कार्बन है 6। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा ऐसे बनेगी कि अभिक्रिया के पहले व अभिक्रिया के बाद हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। एक सवाल आता है परीक्षा में कि ऐसा जरूरी क्यों है? केवल समीकरण लिखने से काम चल जाता है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? ये एग्जाम में सवाल आता है। इसका कारण आपको बताना है कि प्रकृति का एक नियम है कि न कोई परमाणु नष्ट होता है, न ही कोई नया परमाणु बनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं परमाणु का अपना कुछ द्रव्यमान होता है, ऐसा कह सकते हैं। न तो कोई द्रव्यमान नष्ट होता है, न ही किसी नए द्रव्यमान का निर्माण होता है। इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह एक प्रकृति का नियम है कि नया परमाणु निर्मित नहीं होता है। तो निर्मित नहीं होता है तो जब अभिक्रिया के पहले कार्बन 1 था तो अभिक्रिया के बाद 6 कार्बन कहाँ से आए? 5 कार्बन कहाँ से निर्मित हो गए? तो यहाँ पर प्रकृति के नियम का खंडन हो जाता है और खंडन को बचाने के लिए हमें इसको संतुलित करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन नष्ट हो गया। तो नष्ट नहीं होता है, कोई भी नया परमाणु न तो बन सकता है नहीं नष्ट हो सकता है। यही कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण ही अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर है। अब हम जानेंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना और जांच कर सकते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। देख लो यहाँ पर एल्यूमिनियम की अभिक्रिया के पहले एल्यूमिनियम की संख्या है 2 और अभिक्रिया में यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या है 1, तो ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित कैसे करना है तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक ध्यान ये रखना है कि किसी अणु के अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कोई परिवर्तन नहीं करना है, अणु सूत्र तो चेंज नहीं होगा। दूसरा, संतुलित करने को आसान करने के लिए एक नियम ये बना सकते हैं कि सबसे पहले अधिक संख्या वाले
परमाणु को संतुलित करते हैं। ये सेकंड नियम हमने अपने आसानी के लिए बनाया है कि हम संतुलित करने के दौरान जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको संतुलित करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अणुसूत्र नहीं बदलेगा, अणु का अणुसूत्र चेंज नहीं होता है। तो अब अणुसूत्र चेंज नहीं करना है तो ऐसा करते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड का अणु है, इसको ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आसान करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके से बताया गया है। अब ये एक तरह का अणुसूत्र है, इसकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर हम कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले अधिक संख्या वाले परमाणुओं को संतुलित करना है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 सबसे ज़्यादा है, वैसे ऑक्सीजन की संख्या 4 सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये पूरा एक अणु है सल्फेट, तो अभी इसको रहने देते हैं। हम सबसे पहले क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 3 है, सबसे हाईएस्ट क्लोरीन के आधार पे करते हैं। तो इसके आगे जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 2 लिखने का मतलब है एल्यूमिनियम क्लोराइड के मेरे पास 2 अणु हैं। 2 लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 लिखने का मतलब है कि AlCl3 मेरे पास 2 अणु हैं ऐसे, तो इसके पास 3 क्लोरीन, इसके पास 3 क्लोरीन, टोटल क्लोरीन हो गए 6। अब मुझे इसमें 6 करने हैं तो इसके आगे मैं 3 लिख दूंगा। 3 लिखने का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड के 3 अणु हैं, बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। कितने हो गए 2 2 4 2 6, तो ये भी क्लोरीन हो गए 6। आगे संख्या लिखने का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, या सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6। ये हो गया क्लोरीन हमारे इक्वल हो चुका है। यहाँ भी क्लोरीन 6 है और यहाँ भी क्लोरीन 6। बेरियम यहाँ पे कितना है, कुछ संख्या नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर बेरियम कितना है 3 है, तो इसके आगे मैंने लिख दिया 3, तो ये बेरियम हो गए 3 और यहाँ भी बेरियम हो गया 3। बेरियम दोनों में इक्वल है, अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद। क्लोरीन भी इक्वल है। अब एल्यूमिनियम को लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, अभिक्रिया के पहले 2 है, अभिक्रिया के बाद इसके देखो ये इसके 2 अणु हैं, तो 1 और 1 2 हो गए, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। चलो एल्यूमिनियम भी बराबर। सल्फर लेते हैं, सल्फर कितना है, तो ऐसे जैसे कोई ब्रैकेट में देखेगा तो उसे लगेगा कि 1 है सल्फर, नहीं, सल्फेट के यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, नहीं सल्फेट 3 बार है, ऐसे है सल्फेट और सल्फेट, ये 3 अणु है। सल्फेट के 3 अणु है तो हर एक के पास सल्फर है, यानी ये 3 है। यहाँ पे सल्फर है 3 और यहाँ पर हमारे पास सल्फर कितना है, वैसे देखो हमारे पास इसके कितने अणु हैं, 3 अणु हैं और हर एक के अंदर 1 सल्फर है। जैसे ये बेरियम सल्फेट हमारे पास कितने हैं, बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 सल्फर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो सल्फर भी हो गए हमारे पास 3, ये भी इक्वल। ऑक्सीजन देखते कितने हैं, इस एक के पास 4 है, ऐसे हमारे पास 3 अणु हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा ये। और यहाँ भी इस एक अणु के पास 4 है, हमारे पास ऐसे ऐसे 3 अणु हैं, तो 4 4 4 ये भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएंगे 12। तो सारे के सारे तत्वों के परमाणु इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके आगे 3 लिख दिया गया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, इसके आगे 3 और इसके आगे 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको इसे संतुलित करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसे अभी ये संतुलित है या नहीं देख लो। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सोडियम कितना है 1, इक्वल नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करते हैं। क्या ध्यान रखना है कि अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो केवल सरलता के लिए, आसान करने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। इस अणुसूत्र के अंदर हम कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे, हम केवल इसके आगे संख्या लिखकर इसकी संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं ज़्यादा कर सकते।
अब सबसे ज़्यादा परमाणु कौन सा है? सोडियम है 2, क्लोरीन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। लेकिन ऑक्सीजन अभिक्रिया के पहले भी 4 है और अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन नहीं लेना हमें। चलो हम ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं। ये केवल काम को आसान करने के लिए है, आप अपने हिसाब से भी संतुलित करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या है 2, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है। इस अणुसूत्र में क्लोरीन 1 है, मैं ऐसे 2 अणुसूत्र बना देता हूँ, ये हो गए 2। इसका मतलब होता है NaCl मेरे पास 2 है, हर एक NaCl में 1 Cl है, तो 2 के अंदर 2 Cl हो जाएंगे, ये हो गए Cl भी 2। और क्लोरीन इक्वल हो गया। बेरियम देखते हैं, यहाँ पे बेरियम है 1, यहाँ भी बेरियम अभी 1 है, इक्वल है। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम NaCl के अंदर सोडियम 1 है, लेकिन हमारे पास NaCl कितने हैं? 2 बार है, तो सोडियम हमारे पास यहाँ भी सोडियम है 2। सल्फर कितना है? सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन है 4। इस प्रकार से देखते हैं कि सारे के सारे तत्व इक्वल हो चुके हैं। हर तत्व के परमाणु अभिक्रिया में इक्वल है, अभिक्रिया के पहले बाद में, तो ये भी हो गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में कई बार सवाल आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर आपको ये देना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ओके, धन्यवाद।